हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल और उसके कुछ लिमिटेशंस। रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ था? क्योंकि वो स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया था कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। जो हम किसी गैस में या किसी मेटल वेसल में गैस लाइट पास करते हैं तो उसमें से कुछ जो होती हैं लाइन स्पेक्ट्रम दिखते हैं और कुछ हमें नहीं दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और स्टेबिलिटी ऑफ द एटम भी नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट मॉडल आया बोर एटॉमिक मॉडल, एंड बोर ने इसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए। फर्स्ट है एटम हैज़ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, कि एटम में एक सेंटर होता है, आपको पता है सेंटर में प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। यही बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी। सेकंड क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इफ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी, यानी कि उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी और उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड होगी, स्पीड जो है उसकी फिक्स्ड होगी। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी होगी, वो शेल की एनर्जी होती है, शेल के अपनी फिक्स्ड एनर्जी होता है। अब जिस भी इलेक्ट्रॉन को उतनी वो कैपेसिटी में एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, तो उस ऑर्बिट में वो चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इफ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। थर्ड उन्होंने बोला था क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, उन सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेंगे फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जो h/2π का इंटीग्रल वैल्यू होगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू होगी। तो L इज़ द एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h/2π का। दिस इज द मैथमेटिकल वैल्यू। L इक्वल्स टू एन h/2π। एन इज़ द इंटीजर या शेल नंबर, मे बी 1 2 3 4। एन इक्वल्स टू 1 तो हम उस शेल को क्या बोलते हैं, k। एन इक्वल्स टू 2 दिस इज़ L। एन इक्वल्स टू 3 दिस इज़ M, एंड एन इक्वल्स टू 4 N। ये है शेल नंबर और हम इंटीजर भी इसको बोल सकते हैं। यही है जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में विद फिक्स्ड एनर्जी विद फिक्स्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट है, इसी के आगे है जो अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज़ द L इक्वल्स टू R इंटू P। P इज़ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इंटू V। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि मोमेंटम क्या होता है, M इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो मोमेंट हो रहा है उसमें वो होता है एंगुलर मोमेंटम। सपोज जहाँ अब हम एंगुलर मोमेंटम कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन। सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस है r और इसका कुछ मास होगा इस इलेक्ट्रॉन का, तो इट इज़ डिनोटेड बाय m, एंड वेलोसिटी उसकी कुछ स्पीड भी होगी वेलोसिटी, तो इट इज़ डिनोटेड बाय v। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, r रेडियस, एंड मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इंटू m, मास इंटू वेलोसिटी। तो m इंटू v इज अ वेक्टर फॉर्म। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू mv/r। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज फॉर्म में होता है। मैंने अभी आपको बताया कि L इक्वल्स टू NH/2π। अब इस L की वैल्यू यहाँ से इसको पुट करेंगे, mv/r इक्वल्स टू NH/2π, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिस इज NH/2π, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द h/2π, n मे बी 1 2 3 4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पॉस्टुलेट है, वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, मैंने पहले ही बताया था वो क्यों मूव करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन चार्जेस ऑफ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है।
सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जैसे अब हम कोई भी मेटल को घुमा रहे हैं उसमें रस्सी बांध के, तो वो उससे टकराती तो नहीं है ना अपने हाथ से, तो इट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब उसको अट्रैक्ट भी करता है बट उसे अपने ऊपर गिरने भी नहीं देता। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं और वो यहाँ पर क्या न्यूक्लियस पे गिरते भी नहीं हैं और डैमेज भी नहीं होते। तो इट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू Fc सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल्स टू हो सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होती है दिस इज R, Q1 एंड Q2। Q1 हम किसका ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, और Q2 ले रहे हैं न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। Q1 इलेक्ट्रॉन का, Q2 न्यूक्लियस, इन दोनों के चार्ज के बीच का जो चार्ज है डिस्टेंस है दिस इज़ द R। Fe इक्वल्स टू, ये हमने कैलकुलेट करके निकालता है 1/4 पाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 क्या है हमारा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, आपको पता है न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस पर उतने ही नंबर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इट इज़ द प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसी में होंगे, इसीलिए हमने एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और चार्ज के लिए E, तो इसलिए चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या हो गया ZE। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, Q1 की जगह E और Q2 की जगह ZE। Fe की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे Fe इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था E और न्यूक्लियस का चार्ज Q2 जो था ZE, मैंने इसमें लिखाया था अपॉन R²। इसकी अब Fc यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv² अपॉन R ये होता है। अब हम इसको ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स टू थे, Fc इक्वल्स टू Fe, दोनों को मैंने इक्वल्स टू बताया था, दिस इज़ Fc, दिस इज़ द Fc सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv² अपॉन R, दोनों एक दूसरे के इक्वल्स टू थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को एक दूसरे के अपोज में रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE², E दो थे तो ZE² अपॉन R² इक्वल्स टू mv² अपॉन R। इसको आप ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे रेडियस की, वेलोसिटी की, तब ये काम आएगा, इसलिए ये बताया है। नेक्स्ट 5th पोस्टुलेट था, वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट में, नाइदर गेन एनर्जी, ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना ही लूज़ करता है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट एंड शेल इज़ फिक्स्ड, उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, शेल की फिक्स्ड होती है, जिस भी इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होगी वो उस शेल में जंप वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, नाइदर गेन एनर्जी, ना तो वो गेन करते हैं एनर्जी ना ही लूज़ करते हैं। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट एंड शेल इज़ फिक्स्ड होती है उनकी एनर्जी, स्टेशनरी एनर्जी, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, आपको पता है क्या होती है, k होती है वैल्यू, ये l होती है और ये m होती है। जिस भी इलेक्ट्रॉन की जितनी भी एनर्जी होगी वो उस शेल में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसकी इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, वो भी फिक्स्ड होता है कि इसकी 1 है वैल्यू, 2 है, 3 है, तो उसी में जाएंगे। ये नहीं कि 1.5 वाली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ऐसा नहीं है, ये फिक्स्ड होती हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है 6th इसका पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज़ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट और लूज़ करते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इट जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, वो दूसरे शेल में जंप कर लेता है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या करता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, इट जंप्स इनटू द हायर एनर्जी लेवल, और हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट्स अपोज इज, नेक्स्ट जो इसका अपोज है, इसका अपोज था, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन लॉसेस एनर्जी इट रिसीव्स बैक, अगर वो एनर्जी लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो इट्स बैक इनटू द लोअर एनर्जी लेवल, वो कहाँ जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में, एंड दिस इज कॉल्ड द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूजेज एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी गेन और लूज़ करेगा जो उनके एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस होता है, ओनली दोज एनर्जी विच आर इक्वल टू डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल। सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाना चाहता है तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, जो E2 और E1 के बीच में के जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, उतनी एनर्जी गेन करेगा। अगर उससे ज़्यादा उसने कर लिया तो वो E2 एनर्जी लेवल में जंप नहीं कर पाएगा। तो इनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है शेल्स की,
उन्हीं में ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है। तो डेल्टा ई कितनी एनर्जी वो लूज़ या गेन करेगा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल। बोर के मॉडल ने जो क्यों फेल हुआ था रदरफोर्ड का मॉडल, क्योंकि उन्होंने स्पेक्ट्रम को नहीं बताया कि कुछ हम जब लाइट डाल रहे थे किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स में तो वो कुछ हमें स्पेक्ट्रम दिख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे थे, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और इसी के लिए बोर ने कहा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के केस में कि अगर कोई वेसल ली उन्होंने और उसमें हाइड्रोजन गैस, सपोज उन्होंने हाइड्रोजन गैस इसमें फिल की है इस वेसल में, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है, इसमें वाइट लाइट पास करी है, ठीक है, वाइट लाइट पास करी है। फिर ये जो यहाँ पर इन्होंने स्पेक्ट्रम जो इनको मिले, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो इनको मिले, इन्होंने देखा कि इनको रेड लाइट यहाँ पे दिखी, ठीक है, ये रेड लाइट की वेवलेंथ मिली इनको, यहाँ पे येलो लाइट की वेवलेंथ मिली, ऑरेंज लाइट की। बट जो विबग्योर, आपको पता है कि विबग्योर पूरी लाइट स्पेक्ट्रम मिलता है अगर हम वाइट लाइट डालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उनको जो ब्लू लाइट थी, ब्लू कलर का जो स्पेक्ट्रम था या ब्लू कलर की वेवलेंथ थी, वो वाली लाइट उनको नहीं दिखी। तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कुछ फिक्स्ड एनर्जी को ही एक्सेप्ट करते हैं या लूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई से भी उठा के एनर्जी को वो लूज़ या गेन कर लें, कुछ फिक्स्ड होती हैं, जो उसके साथ उसके जैसी एनर्जी वाला होगा उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो H2 में सपोज़ हमने H2 में माना कि जो उसके इलेक्ट्रॉन थे उसने क्या करा, ब्लू लाइट वाली जो वेवलेंथ थी उसके जो एनर्जी थी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए हमें वहाँ इसका स्पेक्ट्रम नहीं दिखा। तो ये बोर ने इसको वेल डिफाइंड इसको एक्सप्लेन किया था। दिस इज़ कॉल्ड द, जो ये कुछ स्पेक्ट्रम दिखते हैं कुछ नहीं दिखते, इनको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। दिस इज़ कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और जिसमें हमें दिखते हैं पूरे स्पेक्ट्रम सारे के सारे विजिबल होते हैं, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दिस इज़, इसमें कुछ हमें स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस की हम कैलकुलेशन, वो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि NH/2π ये हमने जो इक्वेशन बना के छोड़ी थी वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि कैलकुलेशन करनी थी रेडियस की, वेलोसिटी की, इसलिए वहाँ से वो इक्वेशन NH/2π जो ऑर्बिटल मोमेंटम की थी, एंगुलर मोमेंटम की, NH/2π = mvr, स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, n²h²/4π² m²v² इंटू r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड दिस इक्वेशन जो हमारी एनर्जी से आई थी 1/4πε0 ZE²/r² इक्वल्स टू mv²/r। दो इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वेशन ये वाली को इससे डिवाइड करेंगे, इस वाली से इसको डिवाइड करना है इससे, इसको ऐसे लिखेंगे n²h²/4π² इक्वल्स टू m²v²r²/mv²/r। जो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे v² से v² कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, ठीक है, और एक r से एक r कैंसिल होगा, और इसको अपोज करके लिखेंगे तो n²h²/4 से 4 कैंसिल होगा, नीचे बचेगा π², m जो ये वाला m था, एक m ये जो बचा है ये नीचे आ गया है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने इस m को, एन ε0 ऊपर जाएगा ε0 और r²/ZE², ये इसका उल्टा हो जाएगा अपोज करके, इक्वल्स टू यहाँ बचेगा r² इंटू r, ये r² था, ये ऊपर जाएगा ये वाला r। अब देखिए यहाँ पे r² है, ये कैंसिल हो जाएंगे r², ये r² इस r² से कैंसिल, क्या बचेगा r इक्वल्स टू n²h²/0 अपॉन πmZE²। अब ये जो h² है ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ε0 भी एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और E भी कांस्टेंट होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, बट चेंज होता है क्या, नंबर ऑफ शेल और Z यानी कि एटॉमिक नंबर। तो ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, उसका वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। Rn की वैल्यू हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं रेडियस निकालने के लिए, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी मैं बता सकती थी कि 0.53 इंटू n²/z,
तो यहाँ पे एन दे रखा होगा, वहाँ आप लिख देना, जेड लिख देना, तो आपकी आर एन यानी कि रेडियस आ जाएगी। बट ये आया कहाँ से वैल्यूज़, तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था। सेकंड, कोई अगर आपको क्वेश्चन देता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सेकंड सेल यानी कि एन की वैल्यूज़ 2 है, तब उसकी रेडियस क्या होगी, तो एन इक्वल्स टू वो सेम यही वाला फॉर्मूला आपने रखना है, R2 इक्वल्स टू 0.53 इंटू 2 की पावर 2, एन स्क्वायर था, 2 की पावर 2 इज टू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.12 एंगस्ट्रॉम। दिस इज़ द रेडियस इन द यूनिट ऑफ द एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, तो वही सेम इक्वेशन जो हमने वहाँ पर ली थी एंगुलर मोमेंटम में, mvr इक्वल्स टू NH/2π, पुट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी, इससे पहले जो ये फार्मूला, जब यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट नहीं की थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। r की वैल्यू पुट करने पर आएगा mv(n²h²) एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई mze² इक्वल्स टू NH/2π। अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक एन से एक एन कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये एन कैंसिल होगा, एच स्क्वायर, एक एच से ये एच स्क्वायर से एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, v इक्वल्स टू ये ZE² ऊपर जाएगा, ZE² अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया था, HE² अपॉन 2 बच गया था, पाई कैंसिल हो गया था, 2 ये वाला h नीचे आएगा, और एप्सिलॉन नॉट इंटू एन, क्योंकि एक एन बच गया था। v इक्वल्स टू ये सारे कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, एंड h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इनको एक साथ लिया, और z अपॉन n कांस्टेंट नहीं है ये, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए डिफरेंट होता है। तो v इक्वल्स टू 2.18, इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 2.18 इसकी वैल्यू निकालेंगे 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन। जब आपको एन और जेड की वैल्यू पता होगी तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं इन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालेंगे। आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इट मीन्स वो किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी। आप जानते हो कि दो जब चीज़ें पास पास साथ में रखी हैं तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, ये इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए इस एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे v वेलोसिटी जो अभी हमने निकाली थी वो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की। या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r, यानी कि दो चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज डिफरेंस है उसकी r डिस्टेंस और Q1 Q2। वहाँ पे हमने क्या था, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं रखा था जब वहाँ पे निकाला था, बट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के केस में चार्ज भी रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, तो इसलिए -e और उसका था ZE, तो वो +ZE था तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई होगी और r की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी -2 इंटू 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख रहे होंगे -2 और ये वैल्यू किसकी है, काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमने निकाली थी बस -2 है यहाँ पे, तो हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 इंटू KE और टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगी वैल्यू -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सारी कैलकुलेशन इसलिए आपको बताइए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।